हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर आपको जीके जीएस और इंग्लिश की क्लासें मिलती हैं और जो कि आपके लिए बड़े ही परीक्षोपयोगी तथ्यों से भरे हुए होते हैं। ओके, इसी सीरीज में इस चैनल पर जब आप विजिट करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आप यहाँ पर पाएंगे और इसी कड़ी में आज मैंने भारत और विश्व का भूगोल विस्तृत व्याख्या और एमसीक्यूज के साथ आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। और ये वीडियो आप बच्चों को परीक्षाओं के लिए समर्पित भारत और विश्व के भूगोल विस्तृत व्याख्या के साथ बड़े ही वीवीआई एमसीक्यूज इसमें शामिल होंगे, जो कि इस विषय से संबंधित कठिन प्रश्नों को हल करने में आपको परीक्षा में बड़ी ही सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, इससे पहले कि इस वीडियो की हम शुरुआत करें, आप बच्चों को मैं ये रिकॉल करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों? क्योंकि तब यहाँ से आने वाली हर रिकॉर्डेड क्लास को आप आसानी से देख पाएंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जो महत्वपूर्ण कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ओके, प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में मैं प्रतिदिन आपको एक अपलाउटिंग वर्ड्स या सेंटेंस देता हूँ, जो कि पेप टॉक यानी कि आपको परीक्षा के दरमियान होने वाली डिफ़िकल्टीज और जो ऑब्स्टेकल्स आपके सामने आते हैं आप उन्हें बड़ी आसानी से कर्व कर सकें, इसलिए मैं ऐसे पेप टॉक्स आपके सामने प्रोवाइड करता रहता हूँ। आज जो पेप टॉक है आपके लिए वो ये बहुत शॉर्ट और छोटा परंतु बहुत ही विस्तृत व्याख्या इसकी है। बी इंडस्ट्रियस, उद्यमशील बनो। अगर आप इंडस्ट्रियस यानी कि उद्यमशील बनते हैं तो दुनिया की वैसी कोई भी ताकत नहीं जो आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति से रोक सके। अगर आप इंडस्ट्रियस हैं, उद्यमशील हैं, तो आप अपने सपनों को बड़ी ही जल्दी साकार कर लेंगे और आप अपने लक्ष्य का भेदन कर लेंगे। ओके गाइस, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए आपको मैं प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या और श्रृंखलाओं को आपके सामने पेश करता हूँ। ओके, भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक राज्य आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो ये आसाम। ओके, क्योंकि यहीं से आप ये डिगबोई आसाम में ही है और सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम भारत यहीं से प्राप्त करता है। दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के उत्पादन में अग्रणी बना हुआ है, परंतु कन्वेंशनल जो क्वेश्चंस हुए करते हैं जिसमें आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ऑप्शन हो, तो यहाँ पे हम आसाम आंसर देंगे। ओके, और भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य भी आसाम ही है। ओके, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग कौन सा? क्रस्ट मेंटल कोर। कौन है ये? कोर। ओके, इसकी व्याख्या आप इस तरह से कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन से राइज होते हैं परीक्षाओं में। यहाँ से पृथ्वी की संरचना 3 प्रमुख भागों में विभाजित है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कौन कौन? क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट जो है ये क्रस्ट, ओके, क्रस्ट जो है वो सबसे ऊपरी और ठोस परत को क्रस्ट कहते हैं। मेंटल, पिघले हुए चट्टानों का क्षेत्र। ओके, और कोर जो होता है वो गर्भ भाग होता है, सबसे अंदर का भाग। ओके, जिसमें मुख्यतः लोहा होते हैं, निकेल होते हैं, पाए जाते हैं, इसलिए इसे नीफे भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे?
NEFE. Okay. Nife stand for Ne stand for Nife, nickel, and Fe stand for ferrous. Okay. बाह्य कोर तरल और आंतरिक कोर ठोस. ओके. कोर का तापमान लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. इसका टेम्परेचर कितना है? 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोर पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग. ओके गाइस, पृथ्वी की आयु कितनी अनुमानित की गई है? 4.6 अरब वर्ष. पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष. वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है, यानी कि 460 करोड़ वर्ष. कितना? 460, 460 करोड़ ईयर्स. ओके. इसे हम 4.6 अरब वर्ष भी कर सकते हैं. ये जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई? रेडियो धर्मी तत्वों जैसे यूरेनियम, थोरियम आदि के क्षय के द्वारा, जब इनकी डिकेइंग रेट के द्वारा हम इनकी आयु की गणना करते हैं. ओके. पृथ्वी का निर्माण ब्रह्मांडीय धूल और गैसों के संघनन की वजह से हुआ है. ओके. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन. कार्बन डेटिंग पद्धति रेडियोधर्मी तत्वों जैसे यूरेनियम, थोरियम के द्वारा इसकी कार्बन डेटिंग के द्वारा नहीं, बल्कि यूरेनियम और थोरियम जैसे जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, इनके जांचोपरांत हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी की आयु कितने वर्ष है. ओके. कौन सा महाद्वीप 7 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ओके. मिसप्रिंट है ये. 7 झीलों, 7 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है. एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका. ये है आपका उत्तरी अमेरिका. ओके. उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ग्रेट लेक्स हैं. ओके. तो इसे 7 झीलों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है. कौन कौन? क्या आप इन लेक्स के बारे में जानना चाहेंगे? सुपीरियर. ओके. कौन सा? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओटोरियो. ओके. ये झीलें परस्पर जुड़ी हुई हैं. ओके. और इन्हें 7 झीलों की भूमि कहा जाता है क्योंकि इनसे जोड़कर कई अन्य झीलें भी बन जाती हैं. यह क्षेत्र जल परिवहन और व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसलिए 7 झीलों की भूमि जो है वो उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है. कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? ध्रुव तारा, सूर्य, एंटेरेस, सिरियस. तो सूर्य भी एक तारा है. ओके. और ये हमारे सबसे नजदीक का तारा है सूर्य. पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा सूर्य है और लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है. यह एक मध्यम आकार का पीला बौना तारा है. सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन जो है वो बिल्कुल असंभव, क्योंकि यह ऊर्जा, प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है. सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी. ओके. कौन? प्रोक्सिमा सेंटोरी. ये सूर्य के बाद, लेकिन सबसे नजदीक तो सूर्य ही है. ओके. और 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी. कितनी? सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर. ओके. ओके. ज्वालामुखी पर्वत किस प्रकार की ये कैसी संरचना है? तो आग्नेय, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्वालामुखी से लावा और धुएं ये सब निकलते रहते हैं. ज्वालामुखी पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी के अंदर का लावा
ओके, पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ सतह पर निकलता है और जमा होता है। यह एक आग्नेय इग्नियस प्रक्रिया है। समय के साथ यह जमा हुआ लावा पर्वत का रूप ले लेता है, जैसे कि फूजी। ओके, कौन सा? फूजी। ये कहाँ है? जापान का एक पर्वत है फूजी, FUZI, फूजी। ओके, और एक है वेसुवियत। वेसुवियत वेसुवियत ये जो है वो इटली में है। तो इन्हें आप अंडर माइंड रखेंगे, फूजी जापान में और वेसुवियत इटली में। ओके, विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत तिब्बत का पठार। ओके, तिब्बत का पठार दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। ओके, 4500 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई। यह हिमालय की उत्तर दिशा में स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा पठार है। यह पठार मौसम और जलवायु पर भी प्रभाव डालता है। तो तिब्बत का पठार विश्व में सबसे ऊंचा पठार और 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसे दुनिया की छत के नाम से भी जानते हैं। ओके, वर्षा मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो क्या इसे रेन गेज कहते हैं? हाँ, ओके, ये रेन गेज ही है। बहुत ही महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है ताकि आप इसका सांगोपांग अध्ययन करें। बार अपकमिंग एग्जामिनेशंस में भी ये दोहराए जा सकते हैं। रेन गेज एक यंत्र जो वर्षा की मात्रा को मापता है। यह एक ऐसा है बेलना के आकार का पात्र होता है जिसमें वर्षा का जल जो है वो एकत्र होता है। उसे mm में मापा जाता है। इससे किसी क्षेत्र की औसत वर्षा और मौसमी रुझानों का पता चलता है। ओके, रेन गेज। कौन सी नदी बंगाल की शोक नदी कहलाती है? तो ये है दामोदर नदी। ओके, और अगर बिहार की बात करें तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो यहाँ का राइट आंसर दामोदर नदी। दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक भी कहा जाता था क्योंकि ये नदी बार बार बाढ़ लाती थी, इससे भारी जन और धन की हानि होती थी। बाद में दामोदर घाटी निगम DVC दामोदर वैली कारपोरेशन बनाया गया और इस पर नियंत्रण स्थापित किया गया और अब वहां से तो क्या होते हैं, बिजली का उत्पादन होता है। भारत में सबसे लंबा तटरेखा किस राज्य का है? सबसे लंबी तट रेखा सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये है गुजरात। ओके, भारत में कुल 9 समुद्री तटीय राज्यों में गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, लगभग 1600 किलोमीटर। कितनी? लगभग 1600 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है और इसके बाद तमिलनाडु। ओके, यहाँ कई बंदरगाह हैं, जैसे तमिलनाडु में कांडला। ओके, गुजरात में कांडला, पोरबंदर और ओखा। कौन कौन? यहाँ पे जो बंदरगाह हैं वो ये हैं, कांडला, इसके बाद पोरबंदर और उसके बाद ओखला। ओके, सॉरी, ओखा।
ओके, तो ये बंदरगाह है। कौन कौन? कांडला, पोरबंदर और ओखा। नेक्स्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत भूकंप और महाद्वीपों की गति के बारे में ये बताते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत भूकंप और महाद्वीपों की गति के बारे में ये बताते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर के बनी होती है, जो आपस में जुड़ी होती हैं और धीरे धीरे सरकती रहती हैं। ओके, इनकी गति के कारण भूकंप, ज्वालामुखी, महाद्वीपों का विचलन आदि घटनाएं घटित होती है। यह सिद्धांत आधुनिक भूगोल और भूविज्ञान का मूल विषय है। ओके, तो आपने पता लगाया कि व्हाट इज टेक्टोनिक्स थ्योरी। ओके, तो इसे आप अंडरमाइन करें। ओके गाइस, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अटलांटिक महासागर में क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को? टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, विली? नहीं, इसे हरिकेन कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर अटलांटिक महासागर के बारे में पूछा जा रहा है, तो अटलांटिक महासागर में हरिकेन, पैसिफिक महासागर में टाइफून। ओके, ये जो टाइफून है ये कहाँ पे? पैसिफिक ओशन। ओके, भारतीय महासागर में इसे साइक्लोन। ओके, इंडियन ओशन में इसे साइक्लोन के नाम से जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसे पीली बिली के नाम से जानते हैं। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा इन चारों टाइफून्स यानी कि चक्रवातों को आपने पढ़ा। अटलांटिक महासागर में टाइफून, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, और पैसिफिक ओशन में टाइफून, इंडियन ओशन में साइक्लोन जो हमारा है हिंद महासागर, और विली इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इन चारों को अंडरमाइन रखेंगे। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और कंफ्यूजिंग सिचुएशन पैदा करता है बच्चों के लिए। ओके, नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। ओके, क्या ये ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा, क्या मूंगा जो है कोरल मूंगे का एक बहुत बड़ा पहाड़ है, कोरल रीफ है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के पास क्वींसलैंड राज्य के समुद्र तट पर। क्वींसलैंड, यह लगभग 2300 किलोमीटर लंबा है। 2300 किलोमीटर लंबा ग्रेट बैरियर रीफ, ये कोरल वॉल है, मूंगे की दीवार, और इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ये जो है वो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। यूनेस्को जो ऐसे महत्वपूर्ण जगहों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करता है, तो इसमें ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसे कोरल वाल, ओके, कोरल वाल के भी नाम से जानते हैं, इतना बड़ा है 2300 किलोमीटर लंबा कि इसे हम अंतरिक्ष से भी आसानी से देख सकते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में है और किस चीज की ये दीवार की जैसी है? तो कोरल वाल है, ये मूंगे की दीवार है और 2300 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बहुत विस्तृत क्षेत्र। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर किस माध्यम से ऊर्जा लाती है? ये विकिरण के माध्यम से ऊर्जा लाती है, रेडिएशन। सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक विकिरण रेडिएशन के माध्यम से आती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा तरंगों या कणों के रूप में निर्वात वैक्यूम में यात्रा करती है। पृथ्वी को गर्म करने का मुख्य माध्यम यही है, क्योंकि चालन और संवहन निर्वात में संभव नहीं है। तो ये भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन
किस माध्यम से आता है? विकिरण से आता है, चालन से नहीं आता, संवहन से नहीं आता, क्योंकि चालन और संवहन के लिए क्या चाहिए? माध्यम की आवश्यकता होती है। परंतु विकिरण जो है वो, ये वाली जो प्रक्रिया है वो वैक्यूम, ओके, निर्वात में भी संभव है। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से पहुंचती है और हमारी पृथ्वी गर्म होती है। ओके, सफलता की पहली सीढ़ी इंडस्ट्रियसनेस और लगातार मेहनत अगर हम करेंगे और आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल होते चले जाएंगे। और यही वजह है कि मैं यहाँ पर ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सेट प्रैक्टिस टाइप एमसीक्यूज आपके पास लेकर के आता हूँ आपके सामने प्रतिदिन। जब आप इसे आप देखेंगे तो लाभान्वित होंगे। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल। ओके, ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्यों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड है। ओके, क्या यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है और यही आयरन ऑक्साइड जो है वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। इसकी मात्रा, आयरन ऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है जिससे लाल दिखाई देता है। पृथ्वी से चौथा ग्रह है और इस पर पानी के कुछ प्रमाण भी मिले हैं। मंगल का मार्स मिशन इंडिया का आपने सुना ही है, जिससे वैज्ञानिकों के शोध का प्रमुख केंद्र बना हुआ है और वैज्ञानिक बड़ी कौतूहलपूर्ण तरीके से मंगल ग्रह की रिसर्च करना चाहते हैं, वहां पर अनुसंधान करना चाहते हैं। आयरन ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण मंगल ग्रह का कलर जो है वो रेड। ओके बच्चों, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। ओके, कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करता है? पृथ्वी, बुध, मंगल या शनि? कौन सा ग्रह? तो ये है मंगल ग्रह, बहुत ही फास्ट। ओके, मंगल ग्रह कैसे, कितने दिनों में? मंगल ग्रह मार्च को ओके, नहीं नहीं नहीं, मंगल ग्रह नहीं, बल्कि ये बुध बुध ग्रह जो है वो सबसे तेज गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कितने? बुध, मरकरी सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह और इसकी कक्षा जो है वो सबसे छोटी है। जब कक्षा सबसे छोटी होगी, मान लीजिए कि ये सूर्य, ये आपने माना सूर्य है और सूर्य से सबसे नजदीक बुध ग्रह, तो इसकी कक्षा जब छोटी होगी तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही जल्दी सूर्य को एक बार ये ग्रह घूम लेगा। ओके, तो ये ग्रह आपका है मरकरी और कितने दिनों में? मात्र 88 डेज में ये सूर्य का चक्कर जो है वो लगा लेता है ये ग्रह सबसे। ओके, और आप तो हमारी पृथ्वी 365 डेज जो कि 1 ईयर का होता है, यानी कि इसे ये भी कह सकते हैं कि मरकरी ग्रह के लिए एक ईयर जो है वो 88 डेज का मात्र होता है और 365 दिन हमारी पृथ्वी के लिए। ओके, सौर मंडल की सफाई करने वाला ग्रह इसे कहा जाता है? ये बृहस्पति। क्यों कहते हैं इसे सौर मंडल का सफाई करने वाला ग्रह? जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि यह अपने आसपास के एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों और अन्य अंतरिक्षीय वस्तुओं को या तो खींच लेता है या उसकी दिशा को बदल देता है। इस कारण यह ग्रह सौर मंडल में अन्य ग्रहों को इन टकरावों से बचाता भी है। इसी कारण इसे सौर मंडल का सफाई कर्मी भी कहते हैं। ओके, गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? किस स्तर में? समताप मंडल। कहां से कहां तक इन मंडलों की
ऊंचाइयां हैं और क्या क्या इनकी साइनिफिकेंस, इसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा। ओजोन परत, ओजोन लेयर वायुमंडल के समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में है। यह परत पृथ्वी की हानिकारक परावैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज से पृथ्वी तक पहुंचने में उन्हें रोकती हैं। इनका इसका चरण मुख्यतः CFCs, ओके, एक गैस बन रही है पृथ्वी पे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के कारण जो है वो ओजोन परत का क्षरण होना शुरू हो गया है और ये बड़ा ही हानिकारक है। ओके, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? जोग, धुआंधार, भैरव घाट, कोटालियम, ये है जोग जलप्रपात। कहाँ पे ये स्थिति? जोग जलप्रपात, जोग फॉल्स, जिसे एक और नाम है इसका गरसोप्पा फॉल्स के नाम से भी जानते हैं, कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में। ओके, मोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात और इसकी ऊंचाई लगभग 253 मीटर है। ओके, और यह जो है वो कौन सी नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है। तो इन सारे तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। गरसोप्पा फॉल्स, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, एंड इसे क्या कहते हैं? जोग फॉल्स के नाम से भी जानते हैं। गरसोप्पा को इस नाम से भी जोग फॉल्स के भी नाम से जानते हैं। और किस स्टेट में है? तो कर्नाटका में है और डिस्ट्रिक्ट शिमोगा। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात किस दिशा में घूमते हैं? तो ये वामावर्त, इस तरह से ऐसे घूमते हैं। ओके, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है ना, तो ये वामावर्त दिशा में घूमते हैं। क्यों? कोरियोलिस प्रभाव के कारण चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में ही निवास कर रहे हैं। भारत की स्थिति उत्तरी और पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में है और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर चक्रवात घूमते हैं। और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में चले जाते हैं तो वहाँ पर दाएं तरफ से, यानी कि इस तरह से वहाँ पे चक्रवात का घूर्णन होता है। ओके, तो इन्हें आप अंडरमाइंड रखेंगे। पृथ्वी की ऊपरी कठोर परत को क्या कहते हैं? मेंटल, क्रस्ट, कोर, क्या कहते हैं इन्हें? क्रस्ट, इन्हें क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत जिस पर हम रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, वह क्रस्ट है। यह महाद्वीपों और महासागरों के तल से बनी होती है। यह दो प्रकार की होती है, महाद्वीपीय क्रस्ट, कंटिनेंटल क्रस्ट, मोटी और ग्रेनाइट की बनी, और महासागरीय क्रस्ट, पतली और बेसाल्ट की बनी होती है। तो क्रस्ट के बारे में दो चीजें आपके सामने आ गई, महाद्वीपीय क्रस्ट मोटी और ग्रेनाइट की बनी हुई, और ओसेनिक क्रस्ट महासागरीय क्रस्ट पतली और बेसाल्ट की बनी हुई होती है। तो इन्हें भी याद रखेंगे। कौन सी पर्वतमाला सबसे नवीन पर्वतमाला है? अरावली, विंध्य, हिमालय? कौन? हिमालय सबसे नवीन है और अरावली सबसे पुरानी। हिमालय विश्व की सबसे नवीन पर्वतमाला जो लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले टेक्टोनिक ओके टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं, इनके टकराव के फलस्वरूप इसकी उत्पत्ति होती है 7 करोड़ वर्ष पहले। ये अभी भी ऊंची हो रही है, लगातार बढ़ रही है ये। इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, कौन सी? एवरेस्ट, ऊंचाई 8848.86 मीटर, इसी में। ओके, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। टेक्टोनिक
प्लेटों से इसका निर्माण सूर्य के चारों ओर और ग्रहों की गति का को कौन सा नियम बताता है? कौन सा नियम है ये? केपलर के ग्रह का नियम। ओके, केपलर के ग्रह ग्रह गति का नियम है। क्या कहता है ये? केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए। पहला, ग्रहों की कक्षा अंडाकार होती है। ओके, सूर्य से दूरी के अनुसार गति बदलती है। दूरी और समय के वर्ग का अनुपात निश्चित होता है। इनसे ग्रहों की चाल जो है वो भली भाली ग्रहों की चाल को भली भांति हम समझ सकते हैं। तो केपलर ने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का जो थ्योरी है उसने दिया। पृथ्वी का झुकाव कितने अंश है? 23.5 डिग्री। ओके, तो पृथ्वी अपनी कक्षा पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण मौसमों का परिवर्तन, सीजनल चेंजेज होते हैं। यदि पृथ्वी का झुकाव न हो तो पूरी पृथ्वी पर एक जैसा मौसम ही बना रहेगा। ओके, तो ये बहुत ही जरूरी। किस गैस की अधिकता के कारण शुक्र ग्रह पर ग्रीन हाउस प्रभाव अत्यधिक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। शुक्र ग्रह की बात की जा रही है। विनस का वातावरण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ओके, ये 96% CO2 से बना हुआ है ये शुक्र ग्रह। ओके, और यह गैस सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करके ग्रह के तापमान को बहुत अधिक बढ़ा देती है। इसलिए वीनस को सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। यद्यपि यह सूर्य से दूसरा ग्रह है, परंतु यहाँ CO2 जो है वो CO2 के वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव अत्यधिक होता है और इसकी वजह से ये शुक्र ग्रह जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और इसी वजह से ये सबसे अधिक गर्म ग्रह भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव अत्यधिक है। जैसे विकिरण के माध्यम से वहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँचता है और उसे गर्म करता है और CO2 के वजह से फिर वापस आ नहीं पाता, वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव का एक बहुत बड़ा वजह बनता है। ओके, तो फ्रेंड्स, आपने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर भारतीय और वैश्विक भूगोल के रूप में आपने यहाँ पर अध्ययन किया। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, 33-34 मिनट की ये वीडियो हो गई है। तो चलिए, आप इन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं का अध्ययन करते रहिए। इस चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ से ऑथेंटिक जानकारियाँ जो आपको मिलती रहती है, आप उनसे लाभान्वित होते रहिए। एग्जामिनेशंस को क्रैक कीजिए और दृढ़ निश्चय और आपका किया गया अथक प्रयास और अटूट परिश्रम जो है वो आपको सफलता दिलाएगी। ओके, तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।